Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. वंदे मातरम। दोस्तों, कभी हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदने वाले देश थे और आज दुनिया हमसे हथियार खरीदने की कतार में खड़ी है। सच में भारत के लिए काफी गर्वान्वित करने वाला ये क्षण है। इस खबर पे जाऊं उसके पहले आपको एक महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूं जिसको सुनकर आपको काफी खुशी भी होगी। दोस्तों, ये तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को आप जानते होंगे, ये भारत के रक्षा मंत्री हैं। इनका नाम है श्री राजनाथ सिंह जी। और इन्होंने पाकिस्तान को एक खुले और साफ शब्दों में एक कड़ा संदेश दे दिया है। इन्होंने कहा है कि भाई अब जो है भारत कुछ बड़ा करने वाला है। मजाक से हटकर आज कुछ बड़ा करने वाला है भारत। क्या करने वाला है भारत? उन्होंने कहा कि हमारा नेबर आजकल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड और डिसाइसिव होगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, यानी अनप्रेसिडेंटेड, ये शब्द देखिए, अनप्रेसिडेंटेड और डिसाइसिव। इसका मतलब यही होता है कि युद्ध जो है अगर न्यूक्लियर लेवल तक भी जाना पड़े, न्यूक्लियर लेवल कंसिक्वेंसेस भी अगर देखना पड़े तो उस लेवल तक भी भारत जा सकता है अगर पाकिस्तान ने किसी तरह की ऐसी हिमाकत की। आपको बताऊं कि इंडिया जो के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने पिछले कुछ समय में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में कुछ लोगों की पतलूनें गीली हो गई हैं। और ये बोलना कि एनी मिस एडवेंचर विल बी मेट विद एन अनप्रेसिडेंटेड डिसाइसिव रिस्पॉन्स, जो यहां पे लिखा हुआ है, अगर इसको आप देखें ध्यान से, ये लाइन को अगर आप पढ़ें तो ये दिखाता है कि कड़ा संदेश, बहुत ही कड़ा संदेश दिया है भारत के रक्षा मंत्री ने। एक और आपको बात बताता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जो था हमारा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आप सबको पता होना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी होल्ड पे है। ऑपरेशन सिंदूर अभी होल्ड पे है, इसको हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो था, इंडिया ने मिलिट्री स्ट्राइक किया था। कहां पे? पाकिस्तान के ऊपर। और क्यों किया था आपको पता ही होगा। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण खबर क्या आई है कि जो हमारे चीफ एडमिरल है, जिनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश के त्रिपाठी ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ जब हमारा वॉर चल रहा था, पाकिस्तान के साथ, उस समय हमारी नेवी जो पूरी तरीके से तैयार थी, हमारे पास कुछ मिनट का ही वक्त था और कुछ मिनट में अगर हम चाहते तो पाकिस्तान को पूरी तरीके से तहस नहस कर देते, खत्म कर देते। लेकिन जब उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की थी, उन्होंने इंडियन नेवी की भूमिका पर कहा, यह अब कोई बात छिपी हुई बात नहीं है कि जब पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई रोकने को अनुरोध किया तब हम समुद्र से उस पर कुछ ही मिनट में हमला करने वाले थे। यानी कि पाकिस्तानियों को रिक्वेस्ट करना पड़ा, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना पड़ा हमारे इंडियन नेवी के सामने कि अब जो है रुक जाओ, नहीं तो अगर तुम नहीं रुकोगे तो पूरा पाकिस्तान जो है खत्म हो जाएगा। इस तरह का जो है रिक्वेस्ट करना पड़ा था। किसको? पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी नेवी को, पाकिस्तानी सरकार को। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरीके का तमाचा मारा था, जो मिलिट्री स्ट्राइक हमने किया था, सच में पाकिस्तान के जितने भी जो हुक्मरान थे उनकी पतलूनें गीली तो जरूर कर दी थी। और इंडियन नेवी की तरफ से जो एडमिरल साहब ने आज जो बयान दिया है, ये सच्चाई बताती है कि किस तरीके से सीज फायर के लिए इन लोगों ने हमारे सामने गिड़गिड़ाया है। लेकिन जो सीज फायर हमने किया था, जो सीज फायर हुआ था, उसको वायलेट करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। दोस्तों, ये देखो, ये खबर जो है ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिव आपको जानकारी दे रहा हूं। आपने क्या सोचा कि भारत के रक्षा मंत्री ने अचानक कोई बयान दे दे? नहीं, ये बयान अचानक नहीं आई है। इस बयान के पीछे एक बड़ी कहानी है। जो ऑपरेशन सिंदूर हम चला रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर को अपने होल्ड पे रखा हुआ है और हमने सीज फायर किया था। हमने क्या किया था? सीज फायर किया था। इस सीज फायर को वायलेट किया है, इस सीज फायर को तोड़ा है पाकिस्तान ने। और जब पाकिस्तान ने इस सीज फायर को तोड़ा है तो ध्यान रखना है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हलचल मच गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान ने एक ऐसी हिमाकत कर दी है जिसकी वजह से रक्षा मंत्री को ऐसा बयान देना पड़ा है। और देखो, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड टाइम है। ये सिचुएशन भी काफी अनप्रेसिडेंटेड है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ईरान ने जो है पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवा रहा है, और इसी बीच जो अगर आप देखेंगे, ईरान की वजह से अमेरिका और जो हमारा सऊदी अरेबिया है, ये दो देश जो है वो कहां पे प्रेशर बना रहे हैं? ये दोनों देश जो है प्रेशर बना रहे हैं पाकिस्तान पे प्रेशर बना रहे हैं कि तुम भी आओ इस वॉर में, तुम भी हमारे साथ लड़ो। ये दोनों देश जो है, यूएसए और सऊदी अरेबिया, ये दोनों देश चाहते हैं कि पाकिस्तान आए और इन दोनों के साथ लड़ाई लड़े मिडिल ईस्ट में, और मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों को भेजे। कौन चाहता है? यूएसए और सऊदी अरेबिया चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान अपने सैनिकों को भेजे। अब यहां पे देखो, पाकिस्तान का जो चीफ है आसिम मुनीर का प्रोपेगेंडा समझो। आसिम मुनीर क्या चाहता है? आसिम मुनीर चाहता है, सिंपल सा एक चीज चाहता है कि भाई अगर इस हमको यूएसए और सऊदी अरेबिया से बचना है, अगर हम चाहते हैं कि हम मिडिल ईस्ट में ना जाएं, तो हमारे पास एकमात्र सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है? कि हम इंडिया पे अटैक कर देते हैं। और जैसे ही हम इंडिया पे अटैक करेंगे, वैसे ही हमारे पास ऑप्शन होगा ये बोलने के लिए कि देखो हम खुद वॉर लड़ रहे हैं तो हम तुम्हारी मदद क्या करेंगे।
समझ में आ रही है बात? यानी कि स्टार्ट कर दो एक क्राइसिस इंडिया के साथ और वाशिंगटन को बोल दो कि भाई हमारा बॉर्डर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, हमारे बॉर्डर पे खुद लड़ाई चल रही है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का एकमात्र एजेंडा है। इसीलिए राजनाथ सिंह ने बहुत ही साफ और कड़े शब्दों में एक्सप्लिसिटली वार्निंग दे दी है पाकिस्तान को कि भाई जो सिचुएशन अगर ईरान में चल रहा है उसके वजह को देखकर उसका फायदा उठाकर अगर तुमने भारत के साथ कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो इसका जवाब भरपूर दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों? दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन है और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 170 से ज्यादा जो है न्यूक्लियर वेपन दोनों देशों के पास है। 170 वॉर हेड्स हैं दोनों देशों के पास, इससे ज्यादा ही है ना। एग्जैक्टली डेटा तो नहीं पता चलता। तो पूरी दुनिया जो है अभी तेहरान पे देख रही है, तेहरान पे पूरी दुनिया एक नजर है। लेकिन अभी जो है नजर साउथ एशिया पे होने वाली है और साउथ एशिया पे जो नजर होगी आने वाले समय में वो बहुत ही भयंकर होगी। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो इस बार जो है भारत छोड़ने वाला नहीं है। इस बात की तो गारंटी मैं दे सकता हूं। भारत ने इस बार जो है तय कर लिया है कि इनकी जो है बखिया उधेड़ देनी है। और जिस तरीके से एडमिरल साहब ने कल जो है जवाब दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में गिड़गिड़ाना पड़ा पाकिस्तानियों को, हमारे सामने हाथ जोड़ना पड़ा, बोलना पड़ा कि सैनिक कार्रवाई रोक दीजिए, हम आपसे अपील करते हैं, तब जाकर हमने रोका था। नहीं तो सिर्फ 5-10 मिनट का खेल था, कुछ मिनटों का ही खेल था, हम पूरे पाकिस्तान की नेवी को उड़ा देते। इस तरह का जवाब देना भारत के एडमिरल साहब की तरफ से, दिनेश त्रिपाठी की तरफ से, ये बताता है कि भारत की सेना जो है पूरी तरीके से अपनी जो है दबदबा बनाई हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर, मैंने आपको बताया था कि कभी हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदने वाले देश थे, हम बहुत हथियार खरीदते थे। लेकिन सही बात है, आज भी हम बहुत सारे हथियार खरीदते हैं। जो भी हमारे एयरक्राफ्ट से बहुत सारी चीजें हमने बाहर से खरीदी है, रशिया से खरीदा, इजराइल से खरीदा, फ्रांस से खरीदा, राफेल वगैरह, सुखोई, मतलब बहुत सारी चीजें हमने बाहर से खरीदी है ना। S-400 जो भी चीजें थी बाहर से हमने खरीदी है। लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आपने अगर मेरा कुछ पहले का वीडियो देखा होगा ना, तो देखो मैं एक बात कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि भारत को मेड इन इंडिया में काम करना पड़ेगा। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और साथ ही साथ अगर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, यानी कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, 3 तरह के सेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है और एक टर्शियरी सेक्टर होता है। तो चलो टर्शियरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर तो हमारा ठीक है, लेकिन जिस दिन हमारा सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिस दिन मजबूत हो जाएगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत हो जाएगा, हर चीज में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देंगे, उसी दिन भारत जो है पूरी दुनिया का जो है राजा बन जाएगा, विश्व गुरु। अगर हमको सही मामले में बनना है तो हमको इस वाले सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा, हर मामले में हमको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में अगर दबदबा कायम करना है तो ये वाले सेक्टर को डेवलप हमें करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है हमारे पास। लेकिन जब भी ये बात मैं बोलता हूं तो आपको लगता है कि सर जो है भारत की बुराई कर रहे हैं। भारत की बुराई नहीं कर रहे हैं, भारत को मैं रास्ता बता रहा हूं कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो भारत सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करके ही आगे बढ़ सकता है, दूसरा कोई चारा नहीं है। हम कितना भी यहां पे बड़ाई कर ले, तारीफ कर ले, कुछ भी लिख दे, लेकिन जब तक आप अपने सेकेंडरी सेक्टर को आगे नहीं बढ़ाएंगे, दुनिया में भारत का कोई नामो निशान नहीं होगा। सेकेंडरी सेक्टर जिस दिन दुनिया में आगे बढ़ गया, भारत को पूरी दुनिया को भारत का लोहा मानना पड़ेगा। देखो आप बोलेंगे सर सेकेंडरी सेक्टर डेवलप क्यों नहीं हुआ? देखो हमारे देश में गलती क्या हुई, हम प्राइमरी सेक्टर बहुत डेवलप किए और प्राइमरी के बाद सीधे हम टर्शियरी सेक्टर में चले गए। हमने इस वाले सेक्टर को, जो बीच वाला सेक्टर था, इस पे नजरअंदाज किया, इस पे हमने ध्यान नहीं दिया और हमने डायरेक्ट प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट कर लिया टर्शियरी सेक्टर से। दुनिया में जो भी देश आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे, बहुत डेवलप देखेंगे, उनका एक रास्ता रहता है। रास्ता क्या रहता है? पहले वो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी सेक्टर को डेवलप करते हैं। इस तरीके से जो है उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा हर मामले में। जिस दिन हम स्वदेशी और आत्मनिर्भर बन जाएंगे, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया जो है हम पर आंखें उठाकर नहीं देख पाएगी, आंख नीचे करके देखना पड़ेगा और भारत को एक ललकती है ना, एक ललक के साथ देखना पड़ेगा कि भाई भारत हमें कुछ दे दे। और देखिए इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बड़ा है। 2021-22 में, 22-23 में, 23-24 में, 24-25 में, 25-26 में अनुमान है कि भाई 38,424 करोड़ का जो है हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं। हालांकि ये डेटा बहुत कम है, ये बहुत ही कम डेटा है, ये बहुत ही कम अमाउंट है, लेकिन भारत ने शुरुआत की है, ये काफी अच्छी बात है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि हम इंपोर्ट कितना करते हैं, इंपोर्ट के मुकाबले ये काफी कम है, लेकिन चलो ये तो अच्छी बात है कि हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया और ये बढ़ रहा है, ये काफी अच्छी बात है और इसके लिए भारत की सरकार को हमें काफी तारीफ करनी चाहिए। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन दोस्तों एक और बात आपको बताना चाहता हूं। देखो अभी देखो मिडिल ईस्ट में क्या स्थिति है। देखो आपने कल देखा होगा, आपने ये जो तीनों लीडर्स है ना, इन्होंने अपने देश के नाम संबोधन दिया, तीनों लीडर्स ने अपने देश के नाम संबोधन दिया और देश के लिए इन्होंने जो है अपनी बात जो कही, वो देश की जनता को एक तरीके से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आपको साथ देना पड़ेगा, ये क्राइसिस का सिचुएशन है। लेकिन इन दोनों के स्पीच में और इसके स्पीच में, ये डोनाल्ड ट्रंप है, इसके स्पीच में आपको बहुत फर्क देखने को मिलेगा। ये पागल है, सच में ये पागल है। कल का जो अगर आप इसको सुबह में जो है, हालांकि भारत के हिसाब से हमारे यहाँ रात था तो वहां पे दिन था और उस समय उसने वहां पे ये एड्रेस दिया था और सच में ये पागल है। इसके एड्रेस को अगर आप सुनेंगे तो ये पागलों जैसा बिहेव करता है। इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है, उनकी वाइफ पे कमेंट कर दिया। कभी जो है मतलब किसी की भी कोई भी बेइज्जती करने से ये पीछे नहीं हटता। एक नंबर का जो है निठल्ला, एक नंबर का जो है ये बेईमान इंसान है। इसके लिए कितनी भी गाली अगर
लिखी जाए ये कम है। दोस्तों इसने पूरी दुनिया को जो है एक जो है ऐसे पचड़े में डाल दिया है, एक ऐसे एक मतलब आग में जो है डाल दिया जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दोस्तों आपको लगा होगा कि सर जो है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखो ना भारत की क्या स्थिति है। भारत की ये स्थिति है कि भारत में हर चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और ये प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं दोस्तों, ये सब जो है इस वॉर का जो है इफेक्ट है, इसका प्रभाव पड़ रहा है भारत के ऊपर भी। मैंने आपको डे वन से ही बोला है कि भारत के ऊपर इसका भरपूर असर पड़ेगा, पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है, भारत पर भी असर पड़ेगा। ये बात मैंने आपको डे वन से बोला था, लेकिन आप सब में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बोलते थे कि सर ये वॉर होना चाहिए। लेकिन देखो वॉर अगर होगा ना तो हर चीज का नुकसान होगा, रिसोर्सेस का नुकसान होता है वॉर से। रिसोर्सेस बहुत तरह के रिसोर्सेस होते हैं और इन सब रिसोर्सेस का डिप्लीशन होगा, नुकसान होगा। हर तरीके से हमें मार झेलनी पड़ेगी। वॉर जो है कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता, हमेशा निगेटिव रिजल्ट देता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, हमेशा निगेटिव रिजल्ट देगा। लड़ाई कहीं और चल रही है, लेकिन देखो भारत पर किस तरीके से असर पड़ रहा है। आप बोलेंगे कि सर पूरी दुनिया में इसका असर पड़ रहा है, भारत पे ही सिर्फ थोड़े पड़ रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन हमें पूरी दुनिया का उतना फिक्र नहीं, हमको भारत के लोगों का फिक्र होगा ना। हम भारत में रहते हैं, हम भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं उनकी फिक्र करेंगे कि दुनिया दूसरे देश में क्या हो रहा है उसके हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें भारत के लोगों की चिंता है। और जिस तरीके से कल जो है बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ाए गए पेट्रोल के, डीजल के, और जो है हमारे जो कमर्शियल सिलेंडर्स थे इनके प्राइसेस बढ़ाए गए। अब यहाँ पे देखो ना, ये खबर अगर आप देखोगे युद्ध का असर क्या हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर 195, विमान ईंधन 8.5% महंगा, हवाई टिकट के दाम बढ़ेंगे, हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। आप बोलेंगे कि सर घर में जो हम लोग यूज करते हैं डोमेस्टिक सिलेंडर वो तो महंगा नहीं हो रहा है। देखो दोस्तों जो भी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं ना, इसका असर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर पड़ने ही वाला है। पहले जो टिकट के दाम थे वो हर चीज के टिकट के दाम बढ़ने वाले हैं। जो भी चीजें आप बाहर खा रहे हैं सब चीज के दाम बढ़ जाएंगे। देखो ना, निर्यात ठप, 1600 से 400 रुपए क्विंटल पर आया भुसावल का केला, हजारों टन बीकानेरी भुजिया रुकी। समझ में आ रही है बात। यानी कि हर तरीके से मार खा रही है। जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे ना, एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वो पूरा एक्सपोर्ट तबाह हो गया है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। बाहर से जो रेमिटांसेस आते थे, जो लोग वहां से पैसे भेजते थे वो नहीं भेज पा रहे हैं। आज आप जाके देखो सिलेंडर के लिए लोग लाइनें लगा रहे हैं। आप स्टेशन पे चले जाइए, कोई भी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गया था, वहां पे मैंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ है। और लोगों से जब बात की तो पता चला कि लोग जो है घर जा रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि 1 किलो जो सिलेंडर वो 400 रुपए किलो हो गया है। 400 रुपए किलो। अगर विश्वास नहीं है तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाइए और जाके पता कीजिए कि वहां के लोग जो है क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, क्यों जो है अपने घर जा रहे हैं वापस। समझ में आ रही है बात। यानी कि हर तरीके से देखिए ना, बीकानेर खाड़ी देशों को जाने वाला 100% कंटेनर माल का निर्यात ठप हो गया है। दुबई के बंदरगाहों ने किराया 17% बढ़ाया। यार आप लोग कैसे कहते हैं कि सर जो है ये युद्ध होना चाहिए। देखो दोस्तों इस युद्ध की वजह से भारत की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। आप देखेंगे ना बहुत सारी चीजें, अभी पेट्रोल पर प्रति लीटर जो है 24 रुपए और घरेलू सिलेंडर पर जो है 380 रुपए का जो है घाटा हो रहा है। किसको? सरकार को घाटा हो रहा है। सरकार को घाटा हो रहा है। सरकार को लगभग जो है कितना 40,484 करोड़ रुपए का घाटा होने वाला है। ये सरकार का घाटा बता रहा हूं। देखो आम आदमी का तो घाटा हो ही रहा है। आम आदमी, कॉमन जो लोग हैं, आम नागरिक जो है उसका, कॉमन सिटीजन का तो नुकसान हो ही रहा है, सरकार को भी काफी नुकसान हो रहा है। और ये सारी नुकसान की भरपाई कितने समय में हम कर पाएंगे इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। तेल कंपनियों से लेकर हर किसी को नुकसान हो रहा है और ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ इस जंग की वजह से हो रहा है, जिस जंग को कोई खत्म नहीं कर पा रहा है। ना ट्रंप कर पा रहा है, ना पूरी दुनिया में कोई कर पा रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इस देखिए तस्वीर को, एक झटके में 30,000 नौकरी खत्म, 40% ज्यादा भारतीय शामिल। जितने भी इंजीनियर्स थे हमारे जो इस एमएनसी में काम करते थे उन सबकी नौकरी चली गई। आप समझ रहे हैं इस बात को। कुवैत से विशेष उड़ान में केरल लाए गए 20 भारतीय के 100 प्लेन में नहीं था कोई यात्री नहीं आ रहा है, 100 आ रहे हैं वहां से। और ये 100 कौन लोगों के हैं? ये मासूम लोग हैं जो वहां पे बैठ के लोग काम करते थे, वहां पे 2 पैसे कमाते थे। आज वो वहां से पैर पे नहीं आए हैं, उनका 100 आया है। सोच सकते हैं उनके परिवार पे क्या बीती होगी। आज हम कह रहे हैं कि नहीं सर ये वॉर होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, हमें इसको खत्म कर देना है, उसको खत्म कर देना है। लेकिन जो मासूम लोग मारे जाते हैं ना दोस्तों, उनके परिवार का खर्च आप नहीं चलाएंगे या मैं नहीं चलाऊंगा। उनके परिवार का खर्च कोई नहीं चला सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि वॉर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिप्लोमेसी होनी चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए। डिप्लोमेसी डायलॉग से ही कोई भी सोल्यूशन होगा। पीस को प्रमोट करना है हमें, वॉर से कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर वॉर से सोल्यूशन होता तो ध्यान रखना, इतिहास को उठाकर देख लो, इतिहास को उठाकर देख लो, कहीं भी आप कोई भी युद्ध देखोगे ना, युद्ध से कोई भी निर्णय नहीं होता है, सोल्यूशन तो टेबल पर बैठ के ही निकलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। समझ में आ रही है बात। और देख लीजिए ये सारी चीजें हो रही है ना। अभी कल ईरान की तरफ से क्या खबर आई कि हमारे भारतीय दोस्त सुरक्षित है, हाथों में है, कोई चिंता की बात नहीं है। ईरान की तरफ से ये खबर आ रही है। चलो ये महत्वपूर्ण खबर नहीं है, हम ज्यादा इस पे जो है उतना अपना एम्फेसिस नहीं डालेंगे। लेकिन एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं। कोई भी देश अगर आप देख लीजिए, देखो, यू कैन मॉक मी ऑल यू वांट, आई एम नॉट सेंडिंग ब्रिटिश किड्स टू डाई इन योर वॉर। मैं कह रहा हूं कि मैं आम लोगों के बच्चों, जो हमारे ब्रिटिश नागरिक हैं, उनके बच्चों को मैं जो है इस वॉर में लड़ने के लिए नहीं भेज सकता। मैं उनकी मौत पाने के लिए उनको नहीं भेज सकता। मैं ऐसे आग में उनको नहीं
जो है झोंक सकता है, जहां पे हमें पता होगा कि उनकी मौत निश्चित है। ये देखिए यूरोपियन यूनियन की लीडर है, यूरोपियन यूनियन की जो लीडर है उन्होंने जो है कीर स्टारमर का सपोर्ट दिखाया है। ये एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हर ऑस्ट्रेलिया नागरिक इसकी कीमत चुका रहा है। पेट्रोल पंप से लेकर सुपरमार्केट तक हर जगह लोगों को महंगाई का असर दिख रहा है। देखो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इस युद्ध में कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन फिर भी इसका असर ऑस्ट्रेलिया पे पड़ रहा है। और वहां के प्रधानमंत्री ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा और इस बात को अपनी जनता को बता भी रहे हैं कि भाई हमने कुछ नहीं किया, फिर भी देखो हमारे लोगों पर कितना असर पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसे देशों को सामने आना पड़ेगा और सामने आकर इन देशों को जो है कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई अमेरिका का क्या करना है। अमेरिका और इजराइल और ईरान, इनका जो है इस युद्ध का जो है क्या सोल्यूशन निकलेगा, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए ऐसे देशों को सामने आना पड़ेगा जिन देशों को बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है इस वॉर की वजह से। देखो कीर स्टारमर ने तो एक बहुत अच्छी पहल की, उन्होंने बोला है कि 30-35 देश मिलकर जो है मीटिंग करने वाले हैं और मीटिंग करके जो है इस युद्ध का जो है हम रास्ता निकालेंगे कि इसका समाधान कैसे निकाला जाएगा। यानी कि पूरी दुनिया ने एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है। और देखो ना, ये क्या कह रहा है, बैक टू द स्टोन एज। इसका मतलब क्या हुआ, वो कह रहा है कि ईरान को जो है हम लोग स्टोन एज में ला देंगे, यानी कि पाषाण युग में ला देंगे। स्टोन एज में, स्टोन एज वो काल था जब इंसान जो है होमोसैपियन अच्छे से नहीं बन पाया था, यानी कि आज का जो मानव है जिसको हम लोग होमोसैपियन कहते हैं, वो बन नहीं पाया था। वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, वो निएंडरथल था। उस काल में जो है जी रहा था जब इंसान जो है सीधा खड़ा होकर जो है चल नहीं पाता था, चार पैरों पे चल नहीं पाता था। वो है स्टोन एज, वो काल है। बोल रहा है कि ईरान को हम लोग स्टोन एज में भेज देंगे। याद रखना दोस्तों, इस ईरान ने पिछले 32 दिन में हालत खराब कर दी है। उस ईरान को बोल रहा है कि बैक टू स्टोन एज। अरे भाई, ये तो हंसी वाली बात है दोस्तों, ये हंसी वाली बात है। पीट हेग्सेथ, ये नाम जो है, सच में तुम्हारे जैसा इंसान जो है अगर होगा ना धरती पे, तो ध्यान रखना, ईरान जैसे देश जो है, ईरान जैसे देश तुम लोगों को मार मार कर सीधा कर देंगे। 32 दिन हो गए इस वॉर को और पीट हेग्सेथ को आज तक समझ में नहीं आया। और जो ये लाइन लिखा ना, बैक टू स्टोन एज, देखो ना, इस युद्ध की जब शुरुआत हुई तो उसने बोला, ट्रंप ने, कि भाई ईरान की जनता को हम लोग लिबरेट करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं, उनको इंडिपेंडेंस दिलाना चाहते हैं, इसलिए इस युद्ध की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज उसी ईरान को ये क्या कह रहा है, बैक टू स्टोन एज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधे है कि वहां की जनता को तुम त्रस्त करना चाहते हो, वहां की जनता को तुम खत्म करना चाहते हो। देखो ना, वहां के राष्ट्रपति है ये, और राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं कि अमेरिका, यूरोप या अन्य पड़ोसी देशों से ईरान का कोई द्वेष नहीं है। जाहिर सी बात है, अमेरिका से या फिर वहां की जनता से, अन्य पड़ोसी देश जो है उनकी जनता से इनको क्या दिक्कत है। ईरान को खतरा बताना केवल एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल मूव है। इस जंग में यूएस का कोई हित नहीं है, वो तो बस इजराइल को प्रॉक्सी बनकर लड़ रहा है। जाहिर सी बात है, अमेरिका जो है उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो इजराइल के कहने पर जो है इस वॉर को लड़ रहा है, क्योंकि इजराइल आज से नहीं 1996 से जो है ये इल्जाम लगा रहा है ईरान के ऊपर कि ईरान के पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन आज तक न्यूक्लियर वेपन का जो है कोई एविडेंस देखने को नहीं मिला ईरान के ऊपर, क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि न्यूक्लियर वेपन को ट्रेस करती है, उसके लिए जो एजेंसी बनाई गई है, उसको कोई भी एविडेंस नहीं मिला है ईरान से न्यूक्लियर वेपन का। यानी कि इस तरह के आरोप आज से नहीं 1996 से लगा रहा है इजराइल। ये वाला वीडियो आप देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक और ट्वीट किया है कि ईरान से न्यू रेजिम प्रेसिडेंट। अरे न्यू रेजिम प्रेसिडेंट, पहले भी यही प्रेसिडेंट था, आज भी वही प्रेसिडेंट है। ये नया प्रेसिडेंट कौन सा बन गया, पता नहीं। ट्रंप क्या लिखता है सच में। कल का जो है अगर आपने इसका भाषण देखा होगा ना, कल का जो है आपने अगर इसका भाषण देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि ये अपने भाषण में ये किस तरह की बातें करता है। लेकिन एक खबर और है दोस्तों, अब मैं ईरान की जितने भी लीडरशिप है ना, सबकी जो है एक तरीके से मौत हो चुकी है। नाम देख लीजिए यहाँ पे, खमेनेई से लेकर लारजानी से लेकर जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे IRGC के लेकर, सारे लीडर्स जो है डेथ हो गई। और ये है सैयद अब्बास अरागाची, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं ईरान के। ये रो रहे हैं आज। इस व्यक्ति को आपने जो है टीवी पे दहाड़ते हुए देखा होगा, जवाब देते हुए देखा होगा, चिल्लाते देखा होगा और अपने दुश्मनों को जो है आंखों में आंख डालकर बात करते हुए देखा होगा। लेकिन आज ये रो रहा है। जाहिर सी बात है, किसी अपने को खोने का दर्द जो है कोई अपना ही समझ सकता है दोस्तों।
और इस व्यक्ति ने तो अपने देश के समस्त लीडरशिप को खत्म होते हुए देखा है अपने आंखों के सामने, लेकिन फिर भी अगर आज ये लड़ रहा है तो ये मान सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो जज्बा है, उस जज्बे को सत सत नमन है, उस जज्बे को सत सत सलाम है, क्योंकि अपनी मातृभूमि के लड़ने के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए हर वो व्यक्ति जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता है और अपनी मातृभूमि के लिए शहादत देता है, वो व्यक्ति जो है शहीद कहलाता है और उस शहीद को सत सत नमन करना चाहिए हमें। समझ में आ रही बात आपको दोस्तों? आई थिंक आपको वीडियो सारी समझ में आई होगी। इस युद्ध का जो है कितना असर पड़ रहा है भारत पर, अभी तो मैंने बहुत कम चीजें आपको बताई हैं, लेकिन ध्यान रखना इस युद्ध का जो है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जोरदार असर पड़ रहा है भारत पर। आप देख लीजिए जो हकीकत है, बहुत सारी हकीकत आपके सामने नहीं आ रही है, लेकिन भारत की सरकार पूरी लड़ने की कोशिश कर रही है और पूरी दुनिया पे ये संकट आया हुआ है। हम सबको भी जो है सहयोग करना है, भारत की सरकार का सहयोग करना है, लेकिन इस संकट से उभरने में हमें काफी वक्त लगेगा। इसलिए जो लोग भी इस युद्ध का समर्थन कर रहे हैं, एक बार वो झांक कर देख ले अपने अंदर कि वो किस तरह के मानव हैं, वो किस तरह के इंसान हैं जो इस युद्ध का समर्थन कर रहे हैं। आज हजारों करोड़ लोग जो है भारत में परेशान हो रहे हैं किसी भी वजह से, चाहे वो गैस सिलेंडर हो या फिर सिर्फ गैस सिलेंडर की बात नहीं है, पेट्रोल डीजल की बात नहीं है। आप देखिए एयर फ्लाइट से लेकर हर चीज के जो है दाम महंगे होने वाले हैं, एक्सपोर्ट्स महंगे होने वाले हैं। एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं हमारे, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, एक्सपोर्ट जो है नहीं हो पाएगा, रुपए जो है कमजोर हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानी हो रही है। और इस सब का कारण जो है ये हमारा यूएसए, ईरान और इजराइल, ये 3 देश हैं और इनके वजह से जो है आज पूरी दुनिया जो है संकट में है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप ज्वाइन का बटन दबा के हमें जो है समर्थन भी दिखा सकते हैं, आपके समर्थन से हमें काफी सहयोग मिलेगा और इस तरीके से हम आपके लिए जो है ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव और ऑथेंटिक खबर लेकर आते रहेंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।